मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के उपयोग उपभोग का अधिकार किसी और व्यक्ति को अपने जीते जी दे देना वसीयत कहलाता है। यह एक सामान्य नियम है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वसीयत करे बिना ही हो जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा लॉ ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार कानून के तहत किया जाता है, और यदि उस व्यक्ति ने वसीयत कर दी हो तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उसकी वसीयत के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वसीयत क्या होती है, वसीयत कौन निष्पादित कर सकता है, किन किन संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, वसीयत कब से प्रभाव में आती है, वसीयत कैसे की जा सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या वसीयत को निरस्त किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वसीयत क्या होती है। वसीयत एक लीगल डिक्लेरेशन विधिक घोषणा पत्र है। वसीयत के अंतर्गत व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का उपयोग उपभोग कौन सा व्यक्ति करेगा या किसके पक्ष में निष्पादित करेगा, इसका वर्णन करता है। वसीयत के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग उपभोग का अधिकार किसी और व्यक्ति को दे देता है जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है उसके प्रभाव में आती है। अब बात आती है कि दोस्तों वसीयत कौन निष्पादित कर सकता है। तो वसीयत हर वह व्यक्ति निष्पादित कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो और साथ ही साथ वह व्यक्ति स्वस्थ चित्त हो, वह किसी के डर में ना हो, किसी के दबाव में ना हो, तो वह व्यक्ति वसीयत निष्पादित कर सकता है। अब बात आती है कि दोस्तों कौन सी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। वसीयत चल एवं अचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्ति की जाती है। चल संपत्ति में वह संपत्ति आती है जैसे कि आपकी गाड़ी हो, आपका वाहन हो, या आपके बैंक बैलेंस हो, एफडीआर हो, म्यूचुअल फंड्स हो, आपके कपड़े जेवरात हो या फर्नीचर्स वगैरह इत्यादि सभी चल संपत्ति में आते हैं। अब अचल संपत्ति में जैसे आपका मकान हो, प्लॉट हो, जमीन हो, या आपके होटल, फार्म हाउस वगैरह इत्यादि सभी अचल संपत्ति में आते हैं। तो दोस्तों वसीयत चल एवं अचल संपत्ति दोनों ही प्रकार की संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, बशर्ते कि वह संपत्ति चल एवं अचल संपत्ति वसीयतकर्ता के नाम पर हो या तो उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति हो या उसको सक्सेशन में यानी कि उत्तराधिकार से मिली हुई संपत्ति हो तो वह वसीयत कर सकता है। अब बात आती है दोस्तों कि वसीयत कब से प्रभाव में आती है। तो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभाव में आती है, क्योंकि वसीयत में सबसे पहले यही लिखा जाता है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरी संपत्ति का उपयोग उपभोग मैं करूंगा। मेरी मृत्यु के पश्चात जिस भी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत की जाती है उसके पक्ष में प्रभाव में आ जाती है। तो दोस्तों वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभाव में आती है। अब बात आती है दोस्तों वसीयत कैसे की जाती है। वसीयत का कोई सार्वभौमिक प्रारूप नहीं है। वसीयत एक साधारण से पेपर यानी कि सिंपल से कागज पे भी वसीयत की जा सकती है। बशर्ते कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर उस पेपर पे होना चाहिए। वह वसीयत जब भी करता हो तो वह किसी के डर में ना हो, किसी के दबाव में ना हो, और साथ ही साथ उस वसीयत पेपर के ऊपर में 2 स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर गवाह के तौर पर वसीयत में नहीं की जा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह कहीं भी प्रावधान नहीं है कि वसीयत को रजिस्टर करवाना आवश्यक है। फिर भी रजिस्ट्रार के समक्ष जाकर के वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवा लेना एडवाइजेबल होता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप वसीयत को रजिस्टर करवा लेते हो तो उससे भविष्य में होने वाले विवाद से बचा जा सकता है, और साथ ही साथ में यह प्रबल संभावना रहती है कि वह वसीयत बिना किसी डर के या बिना किसी दबाव के निष्पादित की गई हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों कि क्या वसीयत को निरस्त किया जा सकता है। वसीयत को निरस्त करने की बात वसीयतकर्ता के मन के ऊपर या उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है। वह जितनी बार चाहे वसीयत को बनवा सकता है, वसीयत को निरस्त करवा सकता है। फिर भी वसीयत को एक लीगल प्रक्रिया को अपना करके ही वसीयत निरस्त की जा सकती है। जैसे ही आप नई वसीयत बनाते हैं या पुरानी वसीयत को निरस्त करते हैं या रिवोक करते हैं तो नई वसीयत के अंतर्गत पुरानी वसीयत जिसको निरस्त किया गया है उसका वर्णन किया जाना आवश्यक होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली दोस्तों यह है कि यदि एक से अधिक वसीयत बना दी गई हो
तो जो सबसे लास्ट में यानी कि जो सबसे नई वसीयत बनाई गई हो वही प्रभावशाली वसीयत कहलाएगी, बाकी सभी स्वतः ही निरस्त मानी जाती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वसीयतकर्ता से पूर्व ही जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वसीयत कैंसिल समझी जाती है। और एक और बात दोस्तों, यदि वसीयतकर्ता और जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है, वसीयतकर्ता और वसीयत ग्रहीता दोनों ही व्यक्ति की एक साथ मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में भी वसीयत निरस्त समझी जाती है और उस परिस्थिति के अंतर्गत वसीयतकर्ता की संपत्ति का बंटवारा लॉ ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और साथ ही साथ इसी प्रकार की कानून की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।